गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो से। और इस वीडियो में आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे ट्रांसलेशन, जिसे हिंदी में अनुवादन कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? प्रोटीन को। वह प्रक्रिया जिसमें मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन को कोड किया जाता है या प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया को अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो सबसे पहले क्या होता है? फर्स्टली इस केंद्रक द्रव्य में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये इन केंद्रक छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य में आता है और अंतःप्रद्वय जालिका पर जो राइबोसोम जुड़े होते हैं, उन राइबोसोम के बीच में आकर जुड़ जाता है। जैसे ही ये जुड़ता है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के बीच में, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम हो गए और इन राइबोसोमों के बीच में कौन आकर जुड़ जाएगा? मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रकार बनी हुई संरचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है और यही पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण हेतु उत्तरदायी माना जाता है। मतलब यही जो पॉलीसोम है, ये जो पॉलीराइबोसोम है, ये किसका संश्लेषण करवाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण करवाएगा। तो ये जो क्रिया है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में या फिर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अनुवादन या ट्रांसलेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में मैसेंजर आरएनए जो कि केंद्रक से बाहर आया था, वह राइबोसोम इकाइयों के साथ जुड़कर पॉलीसोम नामक संरचना निर्मित करता है और यह पॉलीसोम नामक संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है? उत्तरदायी होती है। इस प्रकार मैसेंजर आरएनए के द्वारा जब प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, तो इस क्रिया को ही अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं या इस प्रक्रिया का अध्ययन 3 चरणों के अंतर्गत किया जाता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन की जब प्रक्रिया होगी तो प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से बनता है। अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन तब बनाएंगे जब वो सक्रिय होंगे। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। जब कोशिका द्रव्य में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, उन अमीनो एसिड्स को क्या करना है? सबसे पहले सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो एक्टिवेटेड हो जाएंगे अमीनो एसिड्स, उनको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। किस पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पर। दैट इज द प्रोसेस, ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। और जैसे ही एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए पर ट्रांसफर होंगे, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, उन कंप्लीट प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा
एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिस कोशिका द्रव्य में, जिस साइटोप्लाज्म में या जिस कोशिका द्रव्य में ट्रांसलेशन की क्रिया प्रारंभ होने वाली है उसमें अमीनो अम्ल पहले से उपस्थित होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले इन अमीनो अम्लों को सबसे पहले सक्रिय अवस्था में बदला जाता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद इन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम स्थानांतरित करते हैं ट्रांसफर आरएनए पर, और फिर ट्रांसफर आरएनए इन्हें राइबोसोम इकाइयों के बीच में उपस्थित मैसेंजर आरएनए पर स्थानांतरित करता है, जिसके द्वारा यह मैसेंजर आरएनए इन अमीनो अम्लों के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, और यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। तो इस प्रकार प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा? कोशिका द्रव्य में उपस्थित निष्क्रिय जो इनएक्टिव जो अमीनो अम्ल हैं उन्हें क्या किया जाएगा? सक्रिय किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप लेंगे, 3 स्टेप का नाम देख लीजिए। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकंड है ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड है प्रोटीन संश्लेषण। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों को सक्रिय किया जाएगा, फिर सक्रिय अमीनो अम्लों का ट्रांसफर आरएनए पर स्थानांतरण किया जाएगा। सेकंड स्टेप का नाम है सक्रिय अमीनो अम्लों का ट्रांसफर आरएनए पर स्थानांतरण, और फिर जो थर्ड प्रोसेस आएगा उसमें हम उस ट्रांसफर आरएनए के द्वारा स्थानांतरित अमीनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप को, जिसे कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड से एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या होगा पहले ही बता चुका हूं कि ये जो होते हैं अमीनो एसिड्स, ये कोशिका द्रव्य में, ये केंद्रक हो गया, तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में या फिर इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो यहां पर इन निष्क्रिय अमीनो अम्लों को सक्रिय जो करने का कार्य होता है, वो सक्रिय करने के लिए हमें यहां पर 2 चीजों की आवश्यकता है। पहला जो आपको यहां पर चाहिए अमीनो अम्लों को सक्रिय करने के लिए वो है एटीपी, और दूसरा अमीनो अम्लों को सक्रिय करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे अमीनो असाइल सिंथेटेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अमीनो असाइल सिंथेटेज। ये 2 चीजें मिलकर अमीनो अम्लों को क्या करेंगी? सक्रिय। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में जो निष्क्रिय अमीनो एसिड्स हैं, इन निष्क्रिय अमीनो एसिड्स के साथ कौन जुड़ जाएगा? एक तो जुड़ जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक इनके साथ जुड़ जाएगा एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। जैसे ही ये सारे आपस में जुड़ेंगे तो इनके द्वारा एक संकुल या एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे ही ये एटीपी और एंजाइम इस निष्क्रिय अमीनो अम्ल के साथ जुड़ते हैं तो ये निष्क्रिय अमीनो अम्ल किस में बदल जाते हैं? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में, मतलब सक्रिय अमीनो अम्ल में। चूंकि इन्हें सक्रिय कर दिया गया है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो यहां पर ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? एटीपी। और सक्रिय करने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है? अमीनो असाइल सिंथेटेज। तो यहां पर एटीपी जो था वह ऊर्जा प्रदान करके अब किस में बदल जाएगा? एएमपी में। ठीक है, और इसके अलावा इनके साथ जुड़ा हुआ कौन है? एंजाइम। तो यहां पर ये जो अमीनो अम्ल है अब कैसे हैं? ये एक्टिवेटेड हैं। एक्टिवेटेड मतलब सक्रिय है, जिसके साथ अभी भी एएमपी और एंजाइम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निष्क्रिय जो अमीनो अम्ल थे वो अब किस में बदल गए? सक्रिय अमीनो अम्लों में।
ठीक है। इस सक्रिय अमीनो अम्ल का निर्माण जब हुआ तो उसके साथ ध्यान रखिएगा एएमपी भी प्रेजेंट है और अभी एक एंजाइम भी प्रेजेंट है। तो चूंकि यहाँ पर अमीनो अम्ल के अलावा, सक्रिय अमीनो अम्ल के अलावा एएमपी और एंजाइम भी उपस्थित है, इसलिए इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक संकुल या फिर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक प्रकार का क्या है, ये संकुल है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया जाएगा, अमीनो अम्लों का सक्रियण किया जाएगा। मतलब अमीनो अम्लों को कैसे क्या किया जाएगा, सक्रिय किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है। तो सक्रियण की प्रक्रिया में हमें दो चीजें आवश्यक थी, एटीपी और एंजाइम, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो इनएक्टिव अमीनो अम्ल थे ये जुड़ गए किसके साथ है, एटीपी के साथ और एंजाइम के साथ, जिसके बाद ये सक्रिय हो गए और सक्रिय होने के समय इनके द्वारा एक संकुल का निर्माण किया गया जिसमें एक्टिवेटेड अमीनो अम्ल थे, जिसके साथ एएमपी जुड़ा हुआ था और एंजाइम भी जुड़ा हुआ था। तो ये है पहला स्टेप जिसमें अमीनो अम्लों का सक्रियण किया गया है। तो कोशिका द्रव्य के अमीनो अम्ल सक्रिय हो गए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन सक्रिय अमीनो अम्लों को ट्रांसफर करेंगे। किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर आरएनए पर। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ट्रांसफर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को। किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है हमारे पास। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, एएमपी और एंजाइम, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अब किसके साथ जुड़ जाएगा, ट्रांसफर आरएनए के साथ। मतलब ये इस पर ट्रांसफर होंगे। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का जो क्लोवरलीफ मॉडल था, इस मॉडल में 3' एंड था, ये 5' एंड था। ये जो 3' एंड है, इट इज नोन एज एक्सेप्टर आर्म। इसको क्या कहते हैं, ग्राही भुजा या फिर एक्सेप्टर आर्म। और इसी एक्सेप्टर आर्म पर आकर ये कौन जुड़ते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है। तो इस 3' पे जो OH होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहां से पृथक कर दिया जाएगा और इसके बाद इस 3' पर कौन आकर जुड़ जाएगा, AA, मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ठीक है। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अब किस पर स्थानांतरित हो गए, ट्रांसफर आरएनए पर। तो ट्रांसफर आरएनए के एक्सेप्टर भुजा के द्वारा किसको ग्रहण कर लिया गया है, अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को। यानी कि ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था, ये तो अब किसके साथ जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए के साथ। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए के साथ, जिसके कारण कौन कौन मुक्त हो गए, इसके कारण एएमपी भी मुक्त हो गया और एंजाइम भी फ्री हो गया, एंजाइम भी मुक्त हो गया। ठीक है। तो इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में ट्रांसफर आरएनए पर कौन ट्रांसफर हो गया, अमीनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए पर सक्रिय अमीनो अम्लों का स्थानांतरण हो गया। जो सक्रिय अमीनो अम्ल पहले एएमपी और एंजाइम से जुड़े हुए थे, वे सक्रिय अम्ल अब किससे जुड़ चुके हैं, ट्रांसफर आरएनए से, और एएमपी और एंजाइम फ्री हो चुके हैं। तो ये देखिए, सक्रिय अम्ल जो थे, सक्रिय अमीनो अम्ल जो थे, वो 3' जो एंड है ट्रांसफर आरएनए का, उस पर जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, जिसमें हमने स्टडी की कि किस प्रकार ट्रांसफर आरएनए पर सक्रिय अमीनो अम्ल स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। अब जो थर्ड प्रोसेस आएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब अब थर्ड जो प्रोसेस होगा, उसमें प्रोटीन का क्या हो जाएगा, संश्लेषण होगा। ठीक है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे पहले राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़ेंगी। राइबोसोम की दो इकाइयां होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। पहले वो जुड़ेंगी, फिर छोटी इकाई पर मैसेंजर आरएनए आकर जुड़ेगा, फिर मैसेंजर आरएनए पर ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये इन सक्रिय अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करेगा, जिनके बीच में पेप्टाइड बंधों का निर्माण होगा। इसका मतलब एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, और वही लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाएगी, आपकी प्रोटीन कहलाएगी। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस में।
बात समझ में आ गई? तो ये है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? फर्स्टली हमने देखा ट्रांसलेशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए किसको कोड करेगा? प्रोटीन को। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है उसे अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म में। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम 3 चरणों में स्टडी करते हैं इसकी, या 3 चरणों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहले चरण को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो अम्लों का क्या होगा? सक्रियण, क्योंकि जो प्रोटीन हम बनाने वाले हैं उसकी सूक्ष्म या संरचनात्मक जो इकाई है वो है अमीनो अम्ल। और चूंकि प्रोटीन का निर्माण करना है तो हमें अमीनो अम्लों की आवश्यकता होगी, अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो अमीनो अम्ल कहां से मिलेंगे? हम कोशिका द्रव्य से। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जो इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है या पड़े हैं उनको क्या किया जाएगा? फर्स्टली एक्टिवेटेड किया जाएगा। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हुआ, तो उसके लिए हमें एटीपी और एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। एंजाइम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। तो ये एटीपी और यह एंजाइम जुड़ेगा किसके साथ? निष्क्रिय अमीनो अम्ल के साथ या फिर इनएक्टिव अमीनो एसिड के साथ, और किस में कन्वर्ट कर देगा उसको? सक्रिय अमीनो अम्ल में। और उसी के साथ जुड़े हुए होंगे एएमपी और एंजाइम। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम किस पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पे। दैट इज द सेकंड स्टेज, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। अब जो सक्रिय अमीनो अम्ल का कॉम्प्लेक्स था, संकुल था, उसे हम किस पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर आरएनए पर। तो जैसे ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर आरएनए तो जुड़ जाएगा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से, और इसके अलावा एएमपी और एंजाइम क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? अब प्रोटीन का सिंथेसिस। अब वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे राइबोसोम इकाइयां जुड़ती हैं, कैसे उनके बीच में मैसेंजर आरएनए जुड़ता है, और कैसे ट्रांसफर आरएनए उस मैसेंजर आरएनए पर इन अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। तो इस प्रोसेस को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए ये जो चीज है ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।